हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा मेड माइंड चैनल की ओर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो लीजिए हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक का नाम है ब्लड कोएगुलेशन। ओके, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है ब्लड कोएगुलेशन? देखिए, कोएगुलेशन इज आल्सो नोन एज क्लॉटिंग। जो कोएगुलेशन है उसको क्लॉटिंग भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ जेल फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। इसमें क्या होता है, जैसे जो ब्लड है उसकी क्या एबिलिटी है कि वो फ्लो करता है, ठीक है, यानी वो लिक्विड में होता है, उससे जेल फॉर्म में बन जाना, जो कि क्या क्लोट है, ठीक है। आफ्टर, कब? जब वो बहा दिया जाए, मतलब शेड आउट हो जाए, या फिर एक कंटेनर में उसको अगर कलेक्ट किया जाए तो ब्लड क्या हो जाता है, जेल में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स कन्वर्टेड इनटू जेल फ्रॉम लिक्विड। ओके, दैट वन इज कोएगुलेशन, ठीक है। अब जो ब्लड का जो कोएगुलेशन है वो कैसे होता है? वो एक सीरीज ऑफ क्या होते हैं, रिएक्शन होती है, उनके एक्टिवेशन से होता है। उनमें क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जो कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं क्लोटिंग के लिए, जिनको क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं, वो हेल्प करते हैं। वो एक सीरीज में काम करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हमारे पास कितने क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स है जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। और सच कहूँ तो मुझे वो याद भी नहीं हुआ कभी। मैंने जो उनके लिए निमोनिक्स वो बुक्स में या मैंने गूगल से सर्च किए, मैं वो भूल जाती, मैं निमोनिक्स ही भूल जाती थी। फिर मैंने खुद के निमोनिक्स बनाए। और आप सभी से भी, अगर आप खुद का निमोनिक बनाए वो दी बेस्ट थिंग है, लेकिन अगर आपको मेरे वाला जो मैं बता रही हूँ पसंद आए तो आप उससे जा सकते हैं, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, वो याद रहने चाहिए। लॉन्ग टाइम याद रहने के लिए खुद का निमोनिक शायद ज़्यादा काम करता है, लेकिन अगर आपको मेरे वाला चलेगा तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 13 जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, उनको याद करने का तरीका भी देख लें, हम उनको कैसे याद करते हैं। तो ये है हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स की लिस्ट, जिसमें मैंने 13 फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर तक के नाम लिखे हुए हैं। ये वाला पोर्शन है, हम खुद ही अभी याद करेंगे कैसे याद करना उस तरीके के साथ, ठीक है। थोड़ा सा जुगाड़ू है, लेकिन मेरे एक सर हैं, टीचर हैं, वो बोलते हैं हमेशा कि आने वाले टाइम में आगे सिर्फ जो बंदे जुगाड़ करते हैं उन्हीं का सर्वाइवल है। तो ठीक है, सर्वाइव करने के लिए करते हैं जुगाड़। तो चलिए, ये देखिए, ये है फैक्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, 1। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ये क्या है, फर्स्ट है ना, तो मैं इसको फर्स्ट के हिसाब से, एफ में क्या वर्ड आ रहा है, फर्स्ट, तो क्या लिख सकते हैं इसको, फिब्रिनोजन। हमें सिर्फ एक नाम की हिंट चाहिए होती है। देखो, ये नाम तो एक बार तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, कि जैसे फिब्रिनोजन, अगर तुम्हें ये भी अभी याद नहीं है कि फिब्रिनोजन भी चीज़ होती है, देन वो तो देखो, इस चीज़ का तो कोई निमोनिक्स नहीं है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये है कि आपको सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है, तरीका याद हो जाएगा। क्या है, फिब्रिनोजन है। मैं इसको डार्क से लिख देती हूँ। क्या है ये, फिब्रिनोजन है, ठीक है। फिर आता है सेकंड, ये फर्स्ट फैक्टर था, तो फर्स्ट से मैंने क्या बनाया, फिब्रिनोजन। फिर आता है फैक्टर नंबर सेकंड, तो फैक्टर नंबर सेकंड एस। क्या है फैक्टर नंबर सेकंड, ये है। लेकिन नहीं, देखो, फैक्टर नंबर सेकंड को कैसे याद करेंगे? देखो, कभी भी क्लास में अगर कोई भी बच्चा है वो अगर सेकंड पर आता है, या कभी भी आप कोई रेस है किसी भी चीज़ में सेकंड पर आता है, तो क्या करते हैं, एक्सक्यूज दे देते हैं, पर मैंने, मेरे से ना, मेरी गलती नहीं थी, पर वो हो गया, पर ये हो गया। तो हर चीज़ में क्या आता है, पर, ठीक है ना। तो उसको याद कर सकते हैं हम। यहाँ आप अपने उससे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है वो बंदा, उसके पास कोई ना कोई क्या होता है, एक्सक्यूज होते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पर से। इसे याद करेंगे हम, प्रोथ्रोम्बिन। क्या याद करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये होते हैं डे टू डे लाइफ के, ठीक है, ये निमोनिक्स मुझे इससे ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। अगर आपको भी याद हो तो दी बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फिब्रिनोजन, सेकंड वाला क्या करता रहता है, हमेशा एक्सक्यूज देता रहता है, पर ये हो गया, पर वो हो गया, तो प्रोथ्रोम्बिन। एंड थर्ड फैक्टर इज टी फॉर थर्ड। क्या है, थर्ड है ना ये कौन सा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, टी आता है इसमें। तो इसको याद करेंगे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन से। किसे याद करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी फैक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, टिश्यू फैक्टर। वो भी टी से ही है तो दिक्कत नहीं होगी। टिश्यू फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट था इसका, इसीलिए बताया साथ में, अदरवाइज औरों के भी बताएंगे, हम उनके नामों पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड को टी से, थ्रोमोप्लास्टिन। नेक्स्ट आता है फोर्थ। अब ये जो फोर्थ है ना, इसको थोड़ा मैंने उससे याद किया, वो क्या तरीका है, जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा फ्लैट है, फोर्थ फ्लोर पर है, ठीक है।
फोर्थ फ्लोर, कैसे याद किया, फ्लोर, फोर्थ क्या है मेरा, फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। फोर्थ फ्लोर, फ्लोर से आते ही क्या याद आता है, फ्लोर पे क्या गिरता है हमेशा, ठीक है, वो होता है दूध, मोस्टली क्या होता है, दूध गिरते हैं, मिल्क, और मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम। लिटरली मुझे ये वैसे याद हो गए हैं। फोर्थ फ्लोर, फ्लोर पे क्या गिरता है, मिल्क, मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम। अब आता है फैक्टर नंबर 5, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं। फैक्टर नंबर 5 क्या है, 5 क्या थे, पांडव थे, क्या थे, 5 पांडव थे। 5 पांडव की रिलेशनशिप कैसी थी, मतलब उनकी क्या थी, एक ही वाइफ थी, एक वाइफ हो 5 हस्बैंड हो, क्या उनकी रिलेशनशिप स्टेबल है, नहीं, यानी क्या अनस्टेबल रिलेशनशिप थी। और अनस्टेबल को हिंदी में बोलते हैं अस्थिर, और इसी का दूसरा नाम क्या है, अस्थिर को इंग्लिश में दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, लेबाइल। तो इसको याद किया हमने, लेबाइल फैक्टर। लेबाइल को आप हिंदी में, इसका हिंदी में मीनिंग सर्च करोगे, इसका मतलब होता है अस्थिर। तो पांडव की रिलेशनशिप क्या थी, अस्थिर, अनस्टेबल रिलेशनशिप रखते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, सिक्स क्या होती है अपनी, सिक्स सेंस, काम ही नहीं करती, यानी ये है ही नहीं, ठीक है, नोट एग्जिस्टेड। जो फैक्टर नंबर 6 है अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एक्सिस्टेंट, नो एग्जिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर नंबर 6 है ही नहीं। नेक्स्ट आता है फैक्टर नंबर 7। फैक्टर नंबर 7 क्या है, इसको याद करते हैं ऐसे, SEV 7, एस से ऐसे याद करो, 7 पे क्या हो जाएगा, स्टेबल फैक्टर, क्या हो जाएगा, स्टेबल फैक्टर, ठीक है, क्या हो गया, S4 स्टेबल फैक्टर। नेक्स्ट आता है 8th, अब याद देखो 8th 9th और 11th, 10th को भी मैं अभी शामिल करूँ लेकिन 10th इसमें है नहीं। ये जो आपका फैक्टर नंबर 8 है, 9, 10 को वैसे ले रही हूँ, 10 अलग से आएगा, 10 वाला नहीं है, 8 9 और 11, ठीक है। इनको अभी आपने पता होगा फैक्टर नंबर 8, अभी आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, एंटी हीमोफीलिया वाला पढ़ा होगा, कौन से फैक्टर की कमी की वजह से होता है, फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफीलिया फैक्टर, ठीक है। तो वो तो अभी वो उसके जो टाइप्स है उस पर डिपेंड करेगा, बाकी जो मोस्ट कॉमनली 8 वाला तो सबको याद रहता है, ठीक है, ये वाला तुम्हें खुद भी एफर्ट करने पड़ेंगे। तो फैक्टर 8 को ऐसे याद करेंगे कैसे, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक, अगर ये एक फैक्टर याद होगा ना तो आपको अगले भी याद है, ये ए है, ये हो जाएगा वही सेम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, और ये हो जाएगा 10 को छोड़ देना 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, ठीक है। अब 10 को कैसे याद करें, अरे 10 से क्या होता है, 10 9 8 7, हम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ क्या करें, हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रेस है वो स्टार्ट होने वाले, तो इसको याद करेंगे स्टोर्ड पावर फैक्टर, स्टोर्ड में भी स्टार्ट जैसी वो वर्डिंग्स आते हैं ना, तो इसको याद करेंगे किससे, स्टोर्ड पावर फैक्टर। इसको अलग से लिख देती हूँ, जो फैक्टर नंबर 10 है उसको कैसे याद करेंगे, स्टोर्ड पावर फैक्टर। बस रिदम क्या बनेगी कि 10 से काउंटडाउन स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट से स्टोर्ड फैक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर नंबर 12 और फैक्टर नंबर 13। फैक्टर नंबर 13 तो हमें पता है सबके लास्ट में क्या बनेगा, एक फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, यानी फिब्रिन बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा, तो लास्ट वाले का क्या नाम होगा, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, क्या होगा, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर। और इन सब में से जो सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा वो है फैक्टर नंबर 12 जिसका नाम है हेगमैन फैक्टर, ठीक है, क्या है, हेगमैन फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, या फिर इसी को ही कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे क्लोटिंग फैक्टर। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप इससे भी जा सकते हैं, मुझे इससे बहुत अच्छे से याद हो गए थे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लोटिंग फैक्टर जो कि 13 है। मैं आपको बस जस्ट एक बार क्विक रिव्यू करवा देती हूँ। फैक्टर नंबर फर्स्ट जिसको हमने फर्स्ट से याद किया, जिसमें F फॉर फर्स्ट, एंड इसका फर्स्ट जो सिंबल है वो अल्फाबेट है वो फिब्रिनोजन, ठीक है। सेकंड वाला बंदा पर करता है, एक्सक्यूज करता रह जाता है, तो उसको हम याद कर सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन से। थर्ड का टी फॉर थर्मोप्लास्टिन। F फोर्थ क्या है, फ्लोर पे क्या गिरता है, मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम। 5 से पांडव की रिलेशनशिप बिल्कुल लेबाइल थी, तो लेबाइल फैक्टर। 6 सेंस किसी की काम ही नहीं करती, तो नो एग्जिस्टेंट। 7 एस फॉर स्टेबल। 8 9 11
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, बी एंड सी 10, 9, 8, 7 इससे क्या होते हैं, काउंटिंग स्टार्ट होती है तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है तो स्टोर्ड पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 12 हेगमैन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा। फैक्टर नंबर 13 लास्ट में क्या बनाना है, अपना क्लोटी बनाना है तो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये थे हमारे 13 क्या थे, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग से, कि जो ब्लड क्लोट होता है उनकी स्टेजेस क्या रहते हैं। तो इसकी मेनली 3 स्टेज होती हैं। जब ब्लड क्लोट होता है उसके क्या है, 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम इसको पढ़ते हैं। कितनी स्टेज है, 3 स्टेजेस है, 3 स्टेज। सबसे पहली क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये वो पॉइंट है, ये वो वाला टॉपिक है। तो पहली बात, इसमें वो इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव पाथवे हम एक टाइम के लिए तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में नहीं याद रहते। लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो अप्लाइड वो है, वो जब हम PTINR, जब हम उनके टेस्ट करते हैं, क्लॉटिंग टेस्ट, कोएगुलेशन टेस्ट, तब काम आते हैं। तो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल उसके बीच में जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो ये याद नहीं रह पाती, इस वजह से फिर हमें वो उनमें डाउट्स रहते हैं। तो एक बार यहाँ पे अभी जो ये टॉपिक चल रहा है इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी देखो स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग क्या है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे क्या है, पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। नेक्स्ट स्टेज क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना। और नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ठीक है, ये हमारी स्टेजेस है ब्लड क्लॉट होने की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब जो जो स्टेज सबसे बड़ी है जिसमें टाइम लगता है पढ़ने में भी, वो ये वाली है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये वाली है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, क्योंकि एक बार थ्रोम्बिन बन गया यानी ये क्लोट है। ठीक है, फिर ये इसकी बिल्कुल सफाई से काम जो करते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में वो फिब्रिनोजन से फिब्रिन, वो बिल्कुल उसका बारीक काम हो जाएगा। अदरवाइज क्लोट यहाँ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बनते हैं, नहीं क्लोट बन चुका है, बाद में फिब्रिनोजन से फिब्रिन, मतलब उसकी अच्छे से वो होती है। तो मतलब मेन स्टेप ये वाला है। ठीक है, वैसे तीनों ही मेन है, लेकिन बताने के लिए ताकि आपको भी दिमाग में ये रहे हाँ कौन से वाला क्या कुछ है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बताने में, ये मेन है। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अभी आपको रफली यहाँ बता रही हूँ, बहुत अच्छे से मैंने इसको डायग्रामेटिकली मेंशन किया हुआ है। डायग्राम तो क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट में है, लेकिन पहले मैं आपको एक रफली समझाना चाहती हूँ ताकि आपको फिर वो ईजिली समझ आए। ऐसे तो फिर बुक्स में ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो मेन बात है ना आपको समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं हम, जो कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, साथ में हम ये भी रखेंगे ताकि अगर साथ के साथ कुछ डाउट होता है तो हम यहाँ करते हैं। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, पहली स्टेज है। सबसे पहले क्या है, जो ब्लड है, ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो मैंने आपको बोला वो है क्या, ये देखो, मैंने जो आपकी फर्स्ट स्टेज बताई, मैंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये क्या है, ये क्या है, ये एक वो सब्सटेंस है, ये वो सब्सटेंस है जो क्या करेगा, मैंने क्या बोला था, दूसरा स्टेज क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये वाला सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें मोटा मोटा हिसाब बता रही हूँ क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो इसको एक्टिवेट करेगा फिर ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे इतनी बात। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है हमें ये बनाना है, यानी ये बनेगा तभी ये इससे इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही इसलिए फर्स्ट स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ये अगर
ये अगर कहाँ बने, इसका बनना, इस सब्सटेंस का बनना, अगर ये ब्लड के अंदर बनता है या फिर एक ब्लड के बाहर बनेगा, ये दो जगह बन सकता है, तो ब्लड के अंदर बनेगा, ब्लड के बाहर बनेगा। अब अगर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये वाला जो है, ये ब्लड के, मैंने क्या कहा, या तो ये ब्लड के अंदर बनेगा, या तो ब्लड में बनेगा, या फिर आउटसाइड ब्लड बनेगा। ठीक है, अगर ये ब्लड में बन रहा है तो ये कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है? थर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अकर्स थ्रू टू पाथवे, यानी दो पाथवे से हो सकता है। अगर ब्लड के थ्रू बन रहा है, अगर ये ब्लड में बन रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक पाथवे। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात, मुझे नहीं समझ आती थी ये वाली चीज़ कि ये क्या है। हम ये सारी चीज़ें किससे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे क्या थे? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अगर ब्लड के अंदर बन रहा है तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा? तो ये स्टेज का नाम भी प्रॉपर ऐसे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे, और इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, यानी अगर बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर देयर आर टू टाइप, इंट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो अब साथ के साथ हम यहाँ वो कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया अभी आपको। ये देखो, अब इंट्रिंसिक पाथवे क्या है और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, बात ध्यान से सुनो। इन दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी बन क्या रहा है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही बन रहा है। इसमें तो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा? इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, जहां ब्लड है, मैंने कहा ये वाला ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर क्या होती है? प्लेटलेट्स। तो यानी ये वाला जो इंट्रिंसिक पाथवे है, वो इसके अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा? प्लेटलेट्स। इसमें कौन काम आएगी? प्लेटलेट्स काम आएंगी। देखो, तुम्हें सारी चीज़ें नहीं याद रहती, किसी को भी नहीं याद रहती, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो याद रहती, इन्हीं से ही फिर क्वेश्चंस बनते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन जो अप्लाइड है आगे, वो चीज़ें, वो सब चीज़ इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे याद आते हैं, ब्लड का होगा, अगर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ब्लड के अंदर हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो करेगा। और ब्लड के अंदर क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। तो इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कौन बना रहा है? प्लेटलेट्स बना रही है। कौन बना रही है? प्लेटलेट्स क्या बना रही है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रही है। किसके अंदर? इंट्रिंसिक के अंदर। तो एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन बनाएगा? इसके अंदर जो है, इसके अंदर कौन बनाता है? इसके अंदर बनाता है फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 अभी मुझे बताओ कौन सा होता है? T4 T4 थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसके अंदर कौन सा फैक्टर होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो फैक्टर है वो क्या करता है? वो बनाता है विच इज फॉर्म फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू के अंदर जो है वहाँ पे क्या बनता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो क्या है ये फैक्टर रिलीज होगा। ठीक है, वो बनाएगा क्या? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो समझ में आया ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बातों का मोटा मोटा हिसाब कि कैसे क्या कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इतना ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे एक साइड है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरी साइड है एक्सट्रिंसिक पाथवे। हम दोनों को यहीं के साथ के साथ कंपैरेटिवली डील कर लेंगे। बस बात दिमाग में ये पॉइंट ध्यान रखना, इंट्रिंसिक से प्लेटलेट काम करती है, प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रही है, और एक्सट्रिंसिक में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब पहले इंट्रिंसिक थोड़ा बड़ा है, अपने दिमाग में एक चीज़, दो चार चीज़ें हमेशा याद रखना। इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा लंबा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे थोड़ा शॉर्ट है। इंट्रिंसिक पाथवे में हमें प्लेटलेट्स काम करेंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन काम करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे क्या है। ड्यूरिंग द इंजरी द ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड। सपोज कोई इंजरी होती है और ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है? ये अगर रप्चर हो जाए तो आपका एंडोथेलियम क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो जो बाहर क्या है? कोलेजन है, जो इसके नीचे क्या है? ये जो कोलेजन है वो क्या हो जाएगा? वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, ये एंडोथेलियम तो डैमेज होगी, तो बाहर का जो क्या है ये कोलेजन है वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो एक्सपोज हुआ कोलेजन है उसके साथ दो चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगी? वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगी, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या था? प्लेटलेट। मैंने कहा था इंट्रिंसिक में प्लेटलेट काम करिए। प्लेटलेट आएंगे उसके साथ कांटेक्ट में, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी कोलेजन ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स, तो क्या हो जाएंगी? वो एक्टिवेट करेंगी। तो क्या हो जाएंगी? प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या रिलीज करती हैं? फोस्फोलिपिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो प्लेटलेट्स हैं क्या होती हैं? जैसे ये वाले देखो, लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखो, ये क्या करती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं। किसके साथ? जब कोलेजन के साथ, कोलेजन मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये एक्टिवेट हो जाएंगी कोलेजन के साथ। जैसे ही वो होंगी तो क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये क्या बना देंगी? फोस्फोलिपिड बना देंगी। क्या हो जाएंगी? फोस्फोलिपिड। नोट्स बनाने के लिए ये देखना। ठीक है, क्या बना देंगी? फोस्फोलिपिड बना देंगी। ठीक है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ने क्या बनाया? फोस्फोलिपिड।
फिर आता है, मैंने कहा दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, एक तो प्लेटलेट आके उस कोलेजन के साथ, जो एक्सपोज्ड कोलेजन है उसके उसमें आती है कॉन्टेक्ट में। दूसरा आता है फैक्टर नंबर 12। अब आप में से जो भी बंदे ने जिनको ये चीज़ें नहीं याद आती, थोड़ा लंबा सा है, इसका तरीका मैं बता देती हूँ क्या है आपको। देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर है ना उल्टी काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उल्टी काउंटिंग यानी 13 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, इससे स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, अभी तो क्लोट बना ही नहीं है। 13 फैक्टर क्या होता है, क्या होता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है ना, तो अभी तो क्लोट बना ही नहीं है, तो उसको हटा दो। कैसे एक्सक्लूड करोगे, तो 13 हट गया, तो रहा कौन सा, 12वां, यानी 12 से स्टार्ट होगा। 12 ठीक है, 11 भी ठीक है, 12 11। लेकिन अब आता है 10। 10 क्या होता है, मैंने कहा था 10 जो फैक्टर होता है कुछ ना कुछ काउंट डाउन स्टार्ट होता है कुछ, लेकिन ये तो मिड में आ रहा है, तो 10वां फैक्टर हटा दो, तो क्या आ गया, 9वां फैक्टर आ गया। कौन सा फैक्टर आ गया, 9 आ गया। और फिर आ गया 8th। हमें यहाँ पर कितने चाहिए थे, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ भी, अब अपनी बात जो हमने छोड़ा था, मैंने कहा था लास्ट में मेन फैक्टर 10 फैक्टर अब यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज, जो ये वाली सीरीज है ना, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर आप भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं जो आपके साथ सभी के साथ वही चीज़ होती है, बाद में आके इनमें दिक्कत हो जाती है, ये याद नहीं रहते, तो कुछ चीज़ें हैं थोड़ा अपने उन चीज़ों से बस को रिलेट कर लिया करो। 13 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फिब्रिन वाला अभी तो बना ही नहीं है, तो 12 से स्टार्ट कर दो, 12 11, 10वां तो स्टार्ट करने के लिए होता है, मिड में नहीं लिखेंगे हम उसको, ठीक है। तो 9वां 8वां, फिर उसके बाद ले आओ 10वें को, ठीक है, 10th फैक्टर को। अब मैंने क्या कहा, ठीक है, अब दोबारा से आ जाते हैं, ये वाला मैंने पोर्शन बता दिया। ये देखो, फैक्टर नंबर जो 12 है वो आएगा कॉन्टेक्ट में किसके, कोलेजन के, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिवेटिंग फैक्टर नंबर 12। ये इधर तो 12 है, ये जो ए लिखा है ये एक्टिवेटेड है, हर एक्टिवेटेड है दूसरे फैक्टर को क्या कर देगा के लिए, एक उसका काम करेगा मीडिएटर का, वो दूसरे को एक्टिवेट करवा देगा। ये क्या करे, एक्टिवेट करवाने एक दूसरे को। सीरीज मैंने इसको याद करने का तरीका बता दिया। तो यहाँ तक 10 से 10 नहीं आ गया, यहाँ तक इतना समझ में आया आपको भी, आप सभी को। इंट्रेंसिक में अभी तक हमने दो ही बातें ही पढ़ी हैं कि क्या, एक तो वहाँ पे से फोस्फोलिपिड बन गया, किसके द्वारा, प्लेटलेट्स ने फोस्फोलिपिड बना दिया। इधर इस एक सीरीज से क्या होगा, फैक्टर, इन्होंने जो ये वाला सिस्टम है इन्होंने क्या किया है, फैक्टर 10A को जिंदा किया है, ठीक है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। अब आ जाओ उधर से एक्सट्रिंसिक पाथवे पर, ठीक है, यहाँ तक हम, ताकि फिर हम, क्योंकि इसके बाद कॉमन पाथवे आता है, यहाँ तक ये अलग अलग रहता है, उसके बाद कॉमन पाथवे आएगा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। वही मैंने बताया था एक्सट्रिंसिक पाथवे, उसमें क्या होता है, वही टिश्यू ट्रोमा होगा। टिश्यू ट्रोमा से क्या होगा, रिलीज ऑफ टिश्यू थ्रोमोप्लास्टिन। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इधर की साइड फैक्टर नंबर 3 टिश्यू थ्रोमोप्लास्टिन काम करता है, क्योंकि जो ट्रोमेटाइज टिश्यू है वो रिलीज करते हैं सेवरल सब्सटेंस, जिनको टुगेदर, जिनको साथ में क्या बोलते हैं, टिश्यू थ्रोमोप्लास्टिन। चलो अब आपकी एक जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, जो आपको याद रहनी चाहिए, जब भी बात प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की होगी ना, मैंने यहाँ पे तुम्हें फोस्फोलिपिड बना के छोड़ दिया, ठीक है। क्या है, एक चीज़ याद रखना, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना, वो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसके कंपोजिशन में फोस्फोलिपिड है, फैक्टर 5A एक्टिवेटेड, ठीक है, और कैल्शियम। ये चीज़, तीन चीज़ें होते ही आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इनको बोलते हैं, इन तीन चीज़ों को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलते हैं। तो यहाँ हमने फोस्फोलिपिड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे भी फैक्टर, अभी जो 10A है वो 5 को 5A में कन्वर्ट करेगा, मैं उसको खोलूंगी तब पता चलेगा। और कैल्शियम ये तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, यानी ये तीनों चीज़ें बनती प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा, इधर से तो हमारी बनती आ रही हैं। अब आप सोचोगे यहाँ क्यों नहीं बनी, यहाँ तो कहीं फोस्फोलिपिड बना नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, ये वाला, इसका कंपोजिशन में क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और इसके अंदर फोस्फोलिपिड भी होता है, तो इसके अंदर विदिन ही होता है ये चीज़ें। रुको, हाँ, क्या है ये, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसके अंदर अपने आप में क्या रखता है, क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये फोस्फोलिपिड, इधर तो यहाँ प्लेटलेट्स बना रही थी, ठीक है, और यहाँ पे अब किसने बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑलरेडी खुद में ही कंटेन क्या कर रहा है, फोस्फोलिपिड कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब ये वाली, ये देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। इंट्रेंसिक में प्लेटलेट्स ने क्या बना दिया, फोस्फोलिपिड, यहाँ इन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया। इधर फिर क्या होगा, फैक्टर नंबर 7 कैल्शियम, ये मिलके क्या कर देते हैं, 10 को 10A में एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब आ गया, ये था अलग अलग एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक का, अब आ गया कॉमन पाथवे। अब यहाँ पे 10A एक्टिवेट हो गया, इन्होंने भी कर दिया, इधर इनके पास भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का फोस्फोलिपिड बचा हुआ है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है और ये भी,
ठीक है। तो ये 10A फैक्टर क्या करेगा, 5 को 5A में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी पांडव लास्ट में भी मेन है, ठीक है, यहाँ भी पांडव क्या है, मेन है ओके। तो अब ये क्या बन गया, इन्होंने टोटल ये क्या बन गया, अपने पास फोस्फोलिपिड आ चुका है, 5A फैक्टर आ चुका है और कैल्शियम आ चुका है। तो क्या बनेगा हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास ऑलरेडी है। यानी ये सारा का सारा स्टेप किसके लिए था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब आपको बात समझ में आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये बहुत ईजी है, इनमें कुछ भी नहीं है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। मैंने कहा था प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए, और कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन हमें क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात याद रखो, जो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा वो लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिसमें क्या लूज स्ट्रैंड्स हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर नंबर 13 अब यहाँ काम आता है, और कैल्शियम वो क्या करते हैं, उनको टाइट बना देता है। क्या बना देता है, टाइट बना देता है। तो ये था हमारे क्या थे, ये थे हमारे ब्लड कोएगुलेशन की स्टेजेस थी, जो थी 3, ठीक है। ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका मेन पार्ट, जो कि है टेस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसका अप्लाइड पोर्शन है ये, जो हम क्लिनिकल्स में करते हैं, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, ये टेस्ट जो हम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब जितने भी हम ये जो टेस्ट पढ़ेंगे, हम उनमें क्या करते हैं, हम उनके अंदर एक रिएजेंट ऐड करते हैं। यानी लैब की बात बताऊं तो उनमें हम जब हम इन टाइम्स को निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट ऐड करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, पहली बात तो एक टाइम होगा, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लोट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट टू इट। अब मैंने कहा था एक रीजेंट हम ऐड कर रहे हैं हर किसी टेस्ट को करने के लिए, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को का पता करने के लिए हम जो रीजेंट ऐड कर रहे हैं उसमें कौन सा है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब हमें ये पता है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन तो भाई कौन से वाले में आ रहा था, इंट्रिंसिक पाथवे में आ रहा था, एक्सट्रिंसिक पाथवे में आ रहा था, ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक पाथवे में आ रहा था, हाँ। तो जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में आ रहा था, तो पीटी जो है वो किस वाले पाथवे को बताता है कि वो वेल तरीके से काम कर रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को बताता है, ठीक है। यानी अगर पीटी टाइम नॉर्मल आ रहा है जितना होना चाहिए, तो यानी इट मीन्स उसका है ना एक्सट्रिंसिक पाथवे सही से काम कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ही क्या है। देखो हमारे पास ब्लड था, और ब्लड में मैंने कहा, मैंने रिएजेंट ये हमने ऐड कर दिया, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट ने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, वो इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन इसको इसमें। तो यानी अब पहले तो ये चीज़ अपने आप होती, अब हमें लैब में देखना है कितना टाइम लगा रहा है। ब्लड के अंदर जैसे ही मैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट ऐड करूंगी, ऐड करते ही वो कितने टाइम में ये फिब्रिन यानी क्लोट बन रहा है, उस पूरे टाइम को प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं, ठीक है। समझ आए, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लोट, क्लोट होने में इसको कितना टाइम लगेगा, कब, जब जैसे हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, टिश्यू थ्रोम्बिन, यानी ये ऐड करते ही ब्लड के अंदर ये पूरी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। अब जो आपको ये जो पीटी टेस्ट है वो क्या इवेलुएट कर रहा है, ये इवेलुएट कर रहा है कि आपका कोएगुलेशन फैक्टर जो है कौन से एक्सटेंसिव पाथवे में और कॉमन पाथवे में वो कितने सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो बताता है। तो इतना क्लियर हुआ। प्रोथ्रोम्बिन टाइम आते ही आपको एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, पीटी टेस्ट में हम रिएजेंट कौन से यूज करें, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर होता है, तो उससे आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट ऐड करते ही कितने टाइम में जाके वो क्लोट बना देगा। इतना समझ में आया। तो अब देखिए फिर इसमें क्या क्या होता है प्रोसेस में। देखो हम जो पीटीआईएनआर इन टेस्ट के लिए, कोएगुलेशन टेस्ट के लिए हम ब्लू टॉप वायल में क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने ब्लड को कलेक्ट कर दिया, उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट ऑलरेडी होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, ताकि अब अगर सपोज वैसे तो हमें क्लोट ही बनाना है बाद में जाके, उसका हमें देखना है, लेकिन वहां बन जाएगा तो हम टाइम थोड़ी ना नोट कर रहे हैं कितना टाइम लगा, या हमने एजेंट डाला नहीं, रिएजेंट डाला नहीं, तो हमें उसको अपने ही लैब में अपने उससे देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो इस टाइम हमें क्या चाहिए, एंटी कोएगुलेंट चाहिए, ताकि वो कन्वर्ट ना हो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ना हो। उस चीज़ को हमें अभी रोकना है, ब्लड क्लोट नहीं होने देना अभी, क्योंकि हमें उसको अपने आंखों के सामने क्लोट करवाना है। कितना टाइम लिया जब मैंने ऐड किया, समझ रहे हो चीज़ें, यही तो पीटी टेस्ट है। तो देन अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो, मैंने कहा लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम हम ऐड करेंगे ब्लड के अंदर। अब ये लैब के अंदर आ चुका है, हमने क्या ऐड किया, जैसे कि मैंने बताया था हम रीजेंट ऐड करेंगे, कौन सा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या एक्सटेंसिव पाथवे में डालते हैं, ठीक है। तो अब कैल्शियम क्या क्यों डाला, क्योंकि अब वो जो एंटीकोएगुलेंट डाला है उसको अफेक्ट को कम करना है, हमें खत्म करना है, अब हमें करवाना है उसको कोएगुलेंट, ठीक है, कोएगुलेट करवाना है, तो ये इसके लिए डाल दिया। अब जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन और वो ब्लड क्लोट होगा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो टाइम लिया जाएगा आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वो डिटरमाइन किया जाएगा।
और वो क्या होता है, पीटी टाइम होता है। और ये नॉर्मल पीटी टाइम कितना होता है, 10 से 12 सेकंड होता है। कितना होता है, 10 से 12 सेकंड होता है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये क्या इंडिकेट करता है कि टोटल ब्लड के अंदर कितनी क्वांटिटी में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन ही तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमने ऑलरेडी डाल दिया है, क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें तो एक्सटेंसिव में तो यही काम कर रहा है, तो वो हमने डाल ही दिया। तो पीटी टाइम ये था आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम। उम्मीद है भाई आपको समझ में आया होगा कि हम ये टेस्ट क्या, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा कि पीटी टेस्ट में क्या है, हम एक रिएजेंट डाल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड है भाई आपका पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, या जैसे एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी बोलते हैं, पीटीटी या फिर एपीटीटी टेस्ट, आपने सुना होगा। अब ये देखो, जैसे पीटी था वैसे एपीटीटी भी है। इसमें क्या होता है, वो अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है तो ये इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। ठीक है। क्योंकि अब जो हम इसके अंदर रीजेंट, सेम चीज़ें होंगी, वही मैंने बोला था ना, रीजेंट ऐड किया जाएगा ब्लड के अंदर, सेम थिंग। लेकिन इसके अंदर जो एक्टिवेटर या फिर एजेंट है वो क्या ऐड किया जाता है, फोस्फोलिपिड ऐड किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है, फोस्फोलिपिड अलोंग विद कैल्शियम। वही कैल्शियम जो उसके अंदर अपनी वायल है, ब्लू वायल, उसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट उसको क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा बाद में। ठीक है। क्योंकि वो एंटी कोआगुलेंट है, ये कोआगुलेंट है, ताकि वो इफेक्ट हो जाए, हमें अपने सामने इसको क्या करवाना है, कोआगुलेट करवाना है। ठीक है ना। तो एपीटी टेस्ट किसके लिए, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। अब जो फोस्फोलिपिड है, यहाँ पर मैंने कहा फोस्फोलिपिड यूज़ करेंगे, उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, जो हमने अभी क्या बोलते हैं, पीटी जो टेस्ट था, उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फोस्फोलिपिड यूज़ कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस, ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो आप याद करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या यूज़ करें, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, पीटी में जो टी आता है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन से याद कर लो। ठीक है। और जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एपीटीटी टेस्ट, इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फोस्फोलिपिड, जो फोस्फोलिपिड प्लेटलेट का सब्सटीट्यूट है। ठीक है, उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं। अब हमें ये पता, थोड़ा अंदाजा लगाओ, मैंने कहा पीटी टाइम जो होता है वो 10 से 12 सेकंड होता है। ठीक है। क्योंकि वो एक्सटेंसिव पाथवे, एक्सटेंसिव पाथवे बहुत ही स्मॉल सा स्टेप था। ठीक है। लेकिन इंट्रेंसिव पाथवे तो कहाँ, वो पहले तो प्लेटलेट एक्टिवेट होकर फोस्फोलिपिड बना रही है, उधर से वे भी बहुत सारे वो उसको एक्टिवेट कराओ। तो इंट्रेंसिक जो पाथवे है वो हमेशा टाइम ज़्यादा लेता है। उसमें 10 से 12 सेकंड थी, तो इसमें कितना होगा, 30 से 45 सेकंड इसकी क्या है, एवरेज रहती है, एक नॉर्मल ड्यूरेशन। ठीक है ना। अब जो एपीटीटी टेस्ट है वो क्या, उसका क्या यूज़ है, वो क्या करते हैं, मोस्टली ये कहते हैं मॉनिटरिंग, जैसे जिन पेशेंट को हिपेरिन वगैरह थेरेपी चल रही थी उनको मॉनिटर करने के लिए, या फिर उनकी डोजेज जो उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनमें चेंजेस लाने के लिए। ठीक है। उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट को करते हैं, उनके ये पीटीटी टेस्ट करने पड़ते हैं। मतलब सपोज अगर हम किसी पेशेंट को हिपेरिन दे रहे हैं, हिपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, और उसको एंटी कोएगुलेंट दे रहे हैं, तो भी ये देखना है, सपोज हमने चला रखा है कि वो जो हम एंटी कोएगुलेंट दे रहे हैं वो ठीक चल रहा है नहीं, क्योंकि अब हम उस बंदे का ब्लड टेस्ट करके देखेंगे। अगर ये पीटीटी प्रोलोंग आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्लोट बनने में, तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकते हैं ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट होना। ठीक है। तो जो ये एपीटी टेस्ट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हिपेरिन थेरेपी की इनकी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है। एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन तो बहुत बार। ठीक है। अब जो क्या है, अब सपोज एक पेशेंट है जिसका पीटी तो नॉर्मल है, लेकिन उसका एबनॉर्मल क्या है, एपीटीटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट के जो डिफेक्ट है वो किस में है, इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है। ठीक है। या और क्या बोलते हैं, मतलब वो बता रहा है कि उसकी इंट्रिंसिक में दिक्कत है, क्योंकि अगर पीटी नॉर्मल है, पीटी अगर एबनॉर्मल, पीटी एबनॉर्मल किस केस में आएगा, एक्सटेंसिव में डिफेक्ट होगा तो आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका किस से रिलेटेड, एपीटीटी टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है। अब है सबसे लास्ट, जो आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट टेस्ट है वो क्या है, आईएनआर। आईएनआर क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो है। अब सबसे पहली बात, ये जो आईएनआर है, पीटी आईएनआर दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, जो आईएनआर है इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, आईएनआर निकाला जाता है। ठीक है ना। इट इज़ द रेटिंग ऑफ ए पेशेंट प्रोथ्रोम्बिन टाइम व्हेन कंपेयर टू एन एवरेज। इन एक नॉर्मल, हम जो एवरेज पीटी होता है, नॉर्मल बंदे का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, उससे जो पेशेंट का आ रहा है ना अब, ठीक है, आईएनआर इज इक्वल टू एवरेज पेशेंट पीटी डिवाइडेड बाय में एवरेज। ठीक है। उसको बोलते हैं, ये किस पाथवे को, वही अगर पीटी है तो ये भी एक्सट्रिंसिक पाथवे को ही करेगा। ठीक है। तो नॉर्मल जो आईएनआर होता है वो 1 होता है। ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये वॉरफेरिन थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए और उसकी डोजेज को एडजस्ट करने के लिए। अब जो एक फैक्ट है इससे रिलेटिव वो क्या है, देखो, हम जो वॉरफेरिन थेरेपी है ना मोस्टली किन पेशेंट को चलाते हैं, देखो, जो पेशेंट लाइक सपोज जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, ठीक है, उनका यूजुअली किससे ट्रीट किया जाता है, उनको वॉरफेरिन दे के ट्रीट किया जाता है। ठीक है। ताकि उनको ब्लड क्लॉट से प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि उनको स्ट्रोक ना हो। अब आपको पता है एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा कि हार्ट है ना, बिल्कुल देखो, एक तो होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, तब ब्लड आगे जाता है, मूव करता है ब्लड। ठीक है। लेकिन फिब्रिलेशन क्या होता है, ऐसे ऐसे हार्ट फड़फड़ाता रहता है,
तो कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हुई ना, ब्लड आगे तो नहीं गया, तो चांसेस क्या रहते हैं, क्लोट, रुका हुआ ब्लड क्या क्लोट बनने के चांसेस रहते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उनकी वॉरफेरिन थेरेपी चलती रहती है। अब इन पेशेंट को हमें साथ के साथ चेक करना पड़ेगा कि कहीं, अब देखो ज्यादा अगर क्लोट होने में, मतलब देखो हमें क्लोट को होने से बचाना है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम इसनो इतना हम उसको क्या दे दे, वॉरफेरिन दे दे कि उसको ब्लीडिंग के ही चांस हो जाए, तो वो भी रोकना है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए आईएनआर, ऐसे ही जब हम हेपेरिन दे रहे होते हैं तो एपीटी टेस्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये कोएगुलेशन से रिलेटेड, ब्लड क्लॉटिंग कोएगुलेशन से रिलेटेड आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा। आपके अपने फीडबैक्स देना ना भूलें, दे आर वेरी प्रेशियस टू मी। एंड थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय।